All right, so we are now moving towards our last topic of this semester for cost accounting. That is limiting factor analysis. What basically limiting factor is, इसको हम कहते हैं कि कोई रिसोर्स जो कि scarcity में हो. Do you have any idea what is a scarce resource? Anyone? Okay. इसको हम बेसिकली लिमिटेड रिसोर्स कहते हैं या स्कार्स रिसोर्स कह सकते हैं. ओके, शॉर्टेज कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स कह सकते हैं. We can refer this as okay, short supply, fair. Or this is referred as bottleneck. Fair. So Manahil, it's not particularly material. Yes, that's fine. They can any resource. So limiting factor analysis can be any resource that's available in basically limited quantity. तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा रिसोर्स है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस दैट मे बी मटेरियल, दैट मे बी grade of labor या type of labor, that may be in short supply, that may possibly be machine capacity, ओके. हमारे लिए बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस एक ही तरह का मटेरियल इस्तेमाल करके हम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाया करते हैं. तो अगर आपके पास किसी भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लाइक अगर वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, बिलफर्स आप 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वो चारों के चारों प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल हैं, उसका हर एक यूनिट हमें प्रॉफिट दे रहा है. तो अगर हम ये डिसाइड करना चाहें कि हमें किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी टू कंप्लीट टू फुलफिल द एंटायर मार्केट डिमांड. लाइक अगर प्रोडक्ट एक्स है और उस प्रोडक्ट एक्स के हर यूनिट पे आपको प्रॉफिट हो रहा है और मार्केट में उसकी डिमांड से फॉर इंस्टेंस 30,000 यूनिट्स है, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप 30 के 30,000 यूनिट सप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा यूनिट्स की हम डिमांड पूरी करेंगे उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा. इसी तरीके से प्रोडक्ट वाई आप बनाते हैं, प्रोडक्ट जेड आप बनाते हैं, प्रोडक्ट क्यू आप बनाते हैं, लेट्स से फॉर इंस्टेंस. तो क्योंकि हर प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है या हर एक प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो उसके जितने ज्यादा यूनिट्स बनाए जाएंगे उतना कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा. लेकिन रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की यूजेज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रोडक्शन डिमांड. और ये हम रिपीट करेंगे
फॉर ईच प्रोडक्ट। तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी रिसोर्स की, लेट्स से एक मटेरियल की या उस लेबर की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर उतने किलोग्राम्स या उतने आवर्स हमें हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे तो वी कैन बी इन अ पोजीशन टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। लेकिन अगर किसी भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स अवेलेबिलिटी, तो उस रिसोर्स को हम कहते हैं कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन अवेलेबिलिटी तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज बाइंडिंग रिसोर्स या दैट कैन बी एनी रिसोर्स दैट इज इन शॉर्ट सप्लाई। लेट्स से फॉर इंस्टेंस हमारी कंपनी 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, जी, एच, आई। सेलिंग प्राइस, अज्यूम जी का एक यूनिट 1200 में बिकता है, एच का एक यूनिट 800 में सेल करते हैं और आई का एक यूनिट हम 960 में सेल करते हैं। और इसको बनाने के लिए एक मटेरियल लगता है जो कि 600 पर यूनिट जी के अंदर है, 300 पर यूनिट एच में यूज हो जाता है एंड 500 रुपीज पर यूनिट आई में यूज हो जाता है। उसके अलावा लेट्स से वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है, और वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है दैट इज 300, 250 एंड 200। अच्छा, उसके अलावा हम फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं, and let's say that is 100 in G, 80 in H and 120 in I। तो अगर हम हर एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट करें तो जी का प्रॉफिट कितना है? $200, okay? And for H, $170, ठीक है। For I, $140।
ओके, नाउ लेट्स से कि इन तीनों को बनाने के लिए मटेरियल यूज किया जाता है और मटेरियल required for production of product G is 4 kilograms. इसी तरीके से अगर हम H में यूज करते हैं तो 2 किलोग्राम्स चाहिए और I में यूज करते हैं तो 3.33 किलोग्राम्स चाहिए। डिमांड में प्रोडक्ट G के अज्यूम हम 12,000 यूनिट्स बेच सकते हैं, मार्केट में रिक्वायर्ड है। प्रोडक्ट H की डिमांड से फॉर इंस्टेंस 3,800 kgs है और I की डिमांड लेट्स से फॉर इंस्टेंस इट्स 8,000 kgs। और हमें यह पता चलता है कि जो मटेरियल है वो लिमिटेड है, वो शॉर्ट सप्लाई में है। और उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी कि हमें चाहिए। और हमें सिर्फ इसके 20,000 किलोग्राम्स मिल सकते हैं। अच्छा, अब हमें दर्जन यूनिट्स, सॉरी ओके, अच्छा अब इसके लिए हमें पहले तो कैलकुलेट करना होगा कि अगर हम इन तीनों प्रोडक्ट्स की सप्लाई कंप्लीट करना चाहें, सिंस वी कैन सी के ऑल 3 प्रोडक्ट्स आर यील्डिंग अस अ प्रॉफिट, तो अगर आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने चाहते हैं, तो व्हाट शुड यू एक्चुअली डू इज दैट यू शुड सप्लाई ऑल रिक्वायर्ड यूनिट्स। उसके लिए हम अपनी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। So we have got product G, H and I. G की डिमांड है वैसे 12,000 यूनिट्स, it's 3,800 for H and 8,000 units for I. अगर हम G की डिमांड पूरी करना चाहें
तो हर एक यूनिट बनाने में कितने किलोग्राम्स लग रहे हैं? 4 kgs। Therefore, अगर आप चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट जी की डिमांड को फुल सप्लाई कर दें, तो उसके लिए आपके पास कितने किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए? करेक्ट, 48,000 kilograms. And each unit of product H requires 2 kilograms. फेयर। इसके लिए हमें चाहिए 7,600 kilograms। और I के लिए हमें कितना चाहिए? 3.33 kgs। And for I, we require 26,640. ओके, लेट मी करेक्ट है, मैंने कैलकुलेशन में क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी। लेट्स अज्यूम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 74,000 किलोग्राम्स अवेलेबल हो सकता है। अब हम अगर टोटल करें तो हमें टोटल कितने किलोग्राम्स रिक्वायर्ड है? अगर हम इन तीनों की सप्लाई पूरी करना चाहें तो हमें टोटल कितने किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल चाहिए? इट्स 82,240। ओके, this is what you actually require to complete the demand of all three products. जबकि हमारे पास अवेलेबिलिटी है 74,000 kgs की। डिफरेंस कितना है? $8,240 kgs आर इन शॉर्ट सप्लाई। तो ये बात तो तय रही कि आप इन तीनों प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। तो जितनी मार्केट में इनकी डिमांड है, दैट इज 12,000, 3,000, 800, 8,000, दिस इज टू हाई टू बी अचीव फॉर यू, क्योंकि हमारे पास इतना मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। अब हमें इन प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना होगा, वो यूं कि इनमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला प्रोडक्ट कौन सा है। आप क्या समझते हैं कि इन तीनों में से कौन से प्रोडक्ट को सबसे पहले बना देना चाहिए? सबसे पहले बना देने से मेरा मकसद है कि मैं उस प्रोडक्ट को बिल्कुल आखिर में रखूंगा जो मुझे सबसे कम बेनिफिट देगा। यूं समझ लें कि आपके पास एग्जाम में टाइम शॉर्ट है और आपके पास अभी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो कि आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि क्योंकि मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकूं,
तो यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज कि आप कौन से क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। रितेश का कहना है कि प्रोडक्ट जी को सबसे पहले बनाना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि इसकी वजह आप शायद ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जी का एक यूनिट मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, ऐसा ही है। एनीवन एल्स? कौन से प्रोडक्ट को मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूं, ताकि अगर कल को बाद में, जो कि ऑब्वियस है कि मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा और किसी ना किसी प्रोडक्ट को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, लिहाजा सारे प्रोडक्ट्स, तीनों प्रोडक्ट्स की डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता, तो क्यों ना वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट किया जाए जो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलवा सकता है। ओके, सो पहले मेरे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स चैट में डिस्कस हो रहे हैं। मनाहिल ने मुझे इन प्राइवेट मैसेज किया है दैट इज के कंट्रीब्यूशन पे फोकस करना चाहिए, जबकि रितेश या सारा ने इससे पहले डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस मसले को सुलझा देते हैं। पहला कि हमें प्रॉफिट को देखना चाहिए या फिर कंट्रीब्यूशन को देखना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस एक्चुअली? That is profit deducts fixed cost as well. Okay, okay. So contribution ignores fixed cost and profit accounts for the fixed cost. What do you suggest? कि क्या मुझे fixed cost को consider करना चाहिए while making a decision about which product to produce? Do you think fixed cost is relevant in this case? Okay, so obviously correct, Ritesh. Sad says profit should be considered. Sad, so you personally believe that fixed cost should also be accounted for. अब हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं आगे कि क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में इंकर होती है, और ये भी हमें तय है कि ये फिक्स्ड है ही इस वजह से क्योंकि ये हर यूनिट की वजह से नहीं आती, ये टोटल में आती है। तो इसका मकसद क्या है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट का एक यूनिट नहीं बनाएंगे, लेट्स से फॉर इंस्टेंस प्रोडक्ट जी है, अगर हम प्रोडक्ट जी का एक यूनिट नहीं बनाते हैं, shall we be able to sell this 100 rupees fixed cost? I repeat my question. अगर हम जी का एक यूनिट नहीं बना सकते फॉर एनी रीजन, हम जी का एक यूनिट, कोई एक यूनिट नहीं बना सकते, क्या इसके थ्रू हम 100 रुपीज की फिक्स्ड कॉस्ट को सेव कर सकते हैं जो कि पर यूनिट आ रही है? ओके सारा, रितेश, करेक्ट करेक्ट। सिंस दिस इज फिक्स्ड और इसका फिक्स्ड कॉस्ट नाम पड़ा ही इस वजह से है क्योंकि ये टोटल में आती है। साथ
यू सेड यस यस, डू यू मीन कि हम इस 100 रुपए को बचा सकते हैं? साथ हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट जी, या चलो लेट्स मूव टू प्रोडक्ट एच। तो अगर आप एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। हम इस 800 रुपीज की सेलिंग प्राइस को तब ही कमा सकते हैं अगर हम प्रोडक्ट एच का एक यूनिट बनाएं और बेचें। इसका मकसद, अगर हमने प्रोडक्ट एच का एक यूनिट ना बनाया, किसी भी वजह से हम प्रोडक्ट एच का एक यूनिट ना बना सके, तो क्या फिर भी आप ये 800 रुपए कमा सकेंगे? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज ये तो सेलिंग प्राइस है। जब तक हम कस्टमर को ये प्रोडक्ट, ये यूनिट डिलीवर नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं करेंगे, कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं करेंगे, कस्टमर हमें 800 रुपए किस चीज के देगा? इसका मकसद कि ये 800 रुपए का रेवेन्यू डायरेक्टली एक यूनिट बनाने की वजह से कमाया जा सकता है। डायरेक्ट मटेरियल 300 रुपए का लग रहा है, यानी अगर हम एक यूनिट बनाएंगे तो 300 रुपए का खर्चा आएगा। अगर हम प्रोडक्ट एच का एक यूनिट नहीं बना सकते, किसी भी वजह से हम प्रोडक्ट एच का एक यूनिट नहीं बना सकते, तो क्या ये 300 रुपए का खर्चा फिर भी आप करेंगे? कहेंगे नहीं। जब हम प्रोडक्ट ही नहीं बनाएंगे तो मटेरियल किस चीज पे लगेगा? फिर वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट किस चीज पे लगेगी? तो हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस भी चली जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल भी बच जाएगी, और कन्वर्जन कॉस्ट भी बच जाएगी। लेकिन जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कि एब्जॉर्ब की गई है प्रोडक्ट एच के अंदर, इसको बचाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये 80 रुपीज की कॉस्ट पर्टिकुलरली प्रोडक्ट एच के एक यूनिट बनने की वजह से तो नहीं आई है। गेटिंग? प्रोडक्ट एच का अगर एक यूनिट बनता और उसकी वजह से ये कॉस्ट आती, तो फिर ये फिक्स्ड क्यों कर होती? इसको तो हम फिक्स्ड फिक्स्ड कह ही नहीं सकते। फिक्स्ड तो हम कहते ही इसको हैं जो कि लेवल ऑफ एक्टिविटी से अनकंसर्न्ड होती है। हेंस, क्योंकि हम एक यूनिट ना बनाकर ना तो फिक्स्ड कॉस्ट को बचा सकते हैं, और एक यूनिट बनाने की वजह से ना ही हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आती है। Therefore, we can say that fixed cost is irrelevant. कुछ डिस्कशन करना चाहें या कुछ आर्ग्यूमेंट्स देना चाहें तो वी कैन डिस्कस, और इफ यू आर क्लियर तो लेट मी नो। क्योंकि हर एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आ रही, क्योंकि एक यूनिट ना बना के हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ नहीं रही, इसलिए उस बेवफा के बारे में सोचना ही फजूल है जिसको आपके डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कभी भी किसी प्रोडक्ट को जज करने के लिए उसके प्रॉफिट को नहीं देखेंगे, बल्कि उसके कंट्रीब्यूशन को देखा जाएगा। So we can say that contribution matters not
प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनने की वजह से आता है। तो अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें, सॉरी, अगर हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना चाहें, तो प्रोडक्ट जी का कंट्रीब्यूशन कितना है? एनीवन प्लीज, प्रोडक्ट जी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 300, करेक्ट। सो इट्स सिंपली सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हम फिक्स्ड कॉस्ट को यहां से डिडक्ट नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट जी का कंट्रीब्यूशन you just calculated as 300 rupees per unit. What about product H? $250. Fair. So 250 rupees प्रोडक्ट एच का आ गया। एंड प्रोडक्ट आई से हम कितना कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट करें? 260। Fair. So which product do you think should be produced first? Which product do you think should be produced first? Fair. Manahil says G. Fair. Anyone else? G. Fair. Not done yet. अब इस पे फोकस करना, मेरा दूसरा पर्सपेक्टिव। लेट्स अज्यूम हम एक रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस एग्जांपल को थोड़ी देर के लिए साइड कर रहा हूं। उस रेस्टोरेंट के अंदर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज चिकन कढ़ाई। दूसरा हम बनाते हैं लेट्स से हांडी। और तो तीसरा लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम रखते हैं चिकन कोरमा। अब हर एक की सेलिंग प्राइस क्योंकि डिफरेंट है, तो मैं ये कह दूं कि चिकन कढ़ाई जब हम सेल करते हैं तो उससे हमें 500 रुपए पर डिश बच जाते हैं। यानी एक चिकन कढ़ाई अगर हम सेल करते हैं तो हमें उससे 500 रुपए बचते हैं। हांडी क्योंकि कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव रखी हुई है तो उससे हम 800 रुपए कमा लेते हैं। और चिकन कोरमा से लेट्स अज्यूम हम 400 रुपए कमा लेते हैं। लेकिन इत्तेफाक से हमारे पास अभी चिकन की शॉर्टेज है, तो हम इन तीनों में से अगर कोई एक प्रोडक्ट बना सकें तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाने को तरजीह देंगे? इफ यू हैव गॉट चिकन इन शॉर्ट सप्लाई and you cannot produce all three products, you cannot complete the demand of all three products, fair, तो आप लोगों का कहना है कि हम हांडी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस, हमें ये पता चलता है कि कढ़ाई अगर हम बनाते हैं
तो एक कढ़ाई में हम 800 ग्राम चिकन डालेंगे, बाकी टमाटर वगैरह डाल के काम चला लेंगे। अगर हम हांडी बनाते हैं तो हांडी की एक डिश में, क्योंकि हमें बोनलेस चाहिए, तो उसके लिए हमें 1.5 किलो चिकन इस्तेमाल करनी पड़ जाएगी। और कोरमा में क्योंकि हम लेट्स से जनरल इतना एक्सपेंसिव नहीं है और चिकन हम फुल बोन्स के साथ और जैसे भी पीसेस हैं डाल देते हैं, सो लेट्स से हम इसके अंदर अगर हम 600 ग्राम्स भी डाल देते हैं तो कोरमा की एक डिश तैयार हो जाएगी। इसका मकसद, हम अगर देखना चाहें कि ज्यादा तो हमें हांडी कमा के दे रही है लेकिन चिकन भी तो ज्यादा ले रही है। अब इसके दोनों पर्सपेक्टिव्स आ गए। अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखें तो ये एक तरफा है, दिस इज वन साइडेड। ये हो गया आउटपुट, ये चलो आप ये कह दें कि ये हमारा आउटपुट है जो कि हम कमाएंगे। लेकिन इसको कमाने के लिए आपको जो देना पड़ेगा उसको भी तो देखना चाहिए ना। तो जो डिसीजन लिया जाएगा वो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी नहीं लिया जाएगा, वो लिया जाएगा कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम पे। ठीक है, दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम। अच्छा, तो अगर आप 800 ग्राम से कढ़ाई बना लेते हैं तो 1 किलो चिकन में आप कितना कमा सकते हैं? मेरे एग्जाम्पल को थोड़ा यूं समझिएगा। बिलफर्स, मैं ये कह दूं बिलफर्स कि मेरे पास अवेलेबली 5 kg चिकन है। ये चलो मैं इसको इजी करने के लिए ये कहता हूं कि मेरे पास 12 kg चिकन है। चलो 10 kg कर लेते हैं, इजी। तो अगर आपके पास 10 किलोग्राम चिकन मौजूद है, इसमें से आप कढ़ाई की कितनी डिशेस बना सकते हैं? एनीवन? अगर आपके पास चिकन के 10 kg मौजूद हों और 800 ग्राम से एक कढ़ाई बनती हो, तो आप कितनी कढ़ाई बना सकते हैं? इसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास मौजूद है 10 kg, 10 किलो, मतलब 10,000। अगर हमारे पास 10,000 ग्राम्स चिकन मौजूद हो, डिवाइडेड बाय 800 ग्राम लग जाते हैं एक कढ़ाई बनाने में। गॉट इट राइट मनहल? इट्स 12.5, करेक्ट। 12.5 डिशेस हम बना सकते हैं। और हर डिश पे हम 500 रुपए कमाएंगे। जबकि अगर आप यही चिकन हांडी बनाने में इस्तेमाल कर दें तो और हांडी में आपको चाहिए 1500 ग्राम। So we have got 10,000 grams.
अगर हम ये पूरे के पूरे हांडी पे लगा देते हैं 6.67, ओके। हम इसके बना सकते हैं 6.25 डिशेस, और यही अगर हम कौरमा पे लगा देते हैं, since we have got 10,000 grams and the kadahi is taking 600 ग्राम, ठीक है, 16.67 यानी 17.5। तो जो ऊपर हमारा कंट्रीब्यूशन है 500, 800 और 400 का, वो पर किलोग्राम तो नहीं था। अगर हम 500 रुपए कमाते हैं पर कढ़ाई, 800 रुपए कमाते हैं पर हांडी और 400 रुपए कमाते हैं पर कोरमा, तो हम कढ़ाई से कितने पैसे कमा सकते हैं? 6,250 रुपए। अगर हम हांडी के ऊपर अपनी चिकन इन्वेस्ट कर दें तो हम कमा सकते हैं 5,336। फेयर। और अगर यही चिकन हम कोरमा पे यूज कर लें तो 6,668 सारा, ओके। तो ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है? वैसे अगर हम देखते थे तो कोरमा का कंट्रीब्यूशन ऑल्दो सबसे कम था, यानी ये सबसे कम मार्क्स वाला सवाल था, लेकिन टाइम भी इस पे कम था। तो हमें यू देखना चाहिए कि हमारे मार्क्स पर मिनट ज्यादा किस में लगेंगे। कॉन्सेप्चुअली क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, मैं इसको हटा रहा हूं, हम वापस उस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। हैंस हमने ये देखा कि सिर्फ कंट्रीब्यूशन को देखना भी ठीक नहीं है, हमें इनपुट और आउटपुट दोनों देखने चाहिए। जी से आप बना रहे हैं 300 रुपए का कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसके लिए आपको अपने कीमती मटेरियल के कितने किलोग्राम्स लगा देने हैं ये 300 रुपए कमाने के चक्कर में? इट्स 4 to 3.3। 4 to 3.3। तो अगर हम प्रोडक्ट जी से 300 रुपए देख रहे हैं, यूं तो हमें बड़ा लुक्रेटिव लग रहा है कि प्रोडक्ट जी हमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मटेरियल भी तो जाया कर रहा है। अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, यानी इसमें हमारा लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल है। तो वील कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम। अगर आप 300 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए 4 किलोग्राम्स लगा देते हैं तो हर किलोग्राम के ऊपर आप कितने पैसे कमा रहे हैं? करेक्ट, इट्स 75 रुपीज पर किलोग्राम फॉर जी, करेक्ट। तो अगर हम अपना कीमती मटेरियल सौंप देते हैं प्रोडक्ट जी को, तो प्रोडक्ट जी हमें 75 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से रिटर्न देगा।
साद हैज कैलकुलेटेड वन फॉर एच एज वेल। तो प्रोडक्ट एच को अगर हम अपना कीमती मटेरियल सौंपते हैं तो हम कमाएंगे 125 रुपीज पर किलोग्राम। और अगर हम अपना कीमती मटेरियल थमा दें प्रोडक्ट आई को तो वो हमें क्या दे रहा है 78.08 पर किलोग्राम। ओके, अब हम इसकी करते हैं रैंकिंग। तो अगर आप के पास मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है तो आप कौन से प्रोडक्ट को सबसे पहले बनाना पसंद करेंगे? प्रोडक्ट एच। ओके, सो प्रोडक्ट एच को हम रखेंगे दिस इज फर्स्ट रैंक्ड। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास कुछ किलोग्राम्स रह जाते हैं बच जाते हैं तो किसको बनाएंगे? सेकंड नंबर किसका है? आई का। ओके, और जी को हम कहेंगे कि आप हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और जी रहेगा हमारे थर्ड नंबर पे कि अगर आखिर में हमारे पास मटेरियल शॉर्ट रह भी जाता है तो हम जी को कुर्बान कर देंगे। बेशक प्रोडक्ट जी ना भी बने या कम बने, ऑल्दो इतना ना पसंदीदा नहीं है कि हम इसको बनाते ही नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव है ना। अगर इसका कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव होता, यानी इसको बनाने के ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही होती वो उसकी सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा होती, फिर तो दुनिया में आखिरी होता फिर भी सोचते। लेकिन इतना बुरा नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई रिसोर्स शॉर्ट सप्लाई में होगा तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट एच को बनाएंगे, देन प्रोडक्ट आई को बनाएंगे एंड देन प्रोडक्ट जी को बनाएंगे। अच्छा, अब तीसरी स्टेज हम आते हैं, इस पे हम बनाएंगे प्रोडक्शन प्लान। हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमम का मकसद क्या है? एनीवन, व्हाट इज ऑप्टिमम? सो दैट इज बेस्ट पॉसिबल हमारे लिए। ओके, फेयर। लीस्ट वेस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, करेक्ट मना है। नॉट जस्ट मिनिमम साथ, लेकिन हम इसको वो इकोनॉमिक होता है, ये बेस्ट पॉसिबल होता है, यानी जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव सबसे बेहतर अचीव हो, तो जो हमारा मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा, आप देखिएगा हम करेंगे कैसे। पहले आप रखेंगे कि आप प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे, फिर आप रखेंगे कि उसके कितने यूनिट्स बनाएंगे, उससे आप देखेंगे कि वो यूजेज हमारी यानी कंजम्पशन कितनी ले लेगा, और लिमिटिंग रिसोर्स का पीछे बैलेंस क्या रह जाएगा। अभी जब हमने कुछ भी अगर नहीं बनाया तो हमारे पास मटेरियल की कितने किलोग्राम्स मौजूद है? 74,000, यानी अवेलेबल जो हमारे पास हो सकते हैं वो 74,000 है। तो हमारे पास 74,000 किलोग्राम्स का बैलेंस अवेलेबल है। सबसे पहले किसको बनाना पसंद करेंगे? दैट इज प्रोडक्ट एच।
प्रोडक्ट एच की डिमांड कितनी है? 3800। और हर यूनिट को बनाने में केजीज कितने लग रहे हैं? 2। तो हमारे पास इतना तो मौजूद है कि हम इसकी सप्लाई पूरी कर सकें। ये था, हम उसके 3800 यूनिट्स बनाएंगे, डिमांड इतनी है ना। और हर यूनिट को अगर 2 केजीज चाहिए तो ये कंज्यूम कर जाएगा 7600 केजीज। ऐसा, तो आपके पास मौजूद है 74,000 किलोग्राम्स। उसमें से अगर 7600 केजीज यूज हो जाते हैं प्रोडक्ट एच के अंदर, तो पीछे आपके पास बाकी कितने रह जाएंगे? ओके, 66,400। किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें प्लीज। नेक्स्ट, सेकंड रैंकिंग पे कौन आ रहा था? कौन सा प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट आई। ये आ गया प्रोडक्ट आई। और प्रोडक्ट आई के कितने यूनिट्स की डिमांड है? 8000। और हर यूनिट में अगर 3.33 लगते हैं तो 8000 यूनिट्स पे कितना मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा? करेक्ट। पीछे कितना रह जाएगा? करेक्ट हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आखिरी प्रोडक्ट है जी। लेकिन हम देखेंगे इसको बनाने के लिए हमें कितने केजीज चाहिए? 48,000। जबकि आपके पास अवेलेबल अब सिर्फ 39,760 है। क्या आप 39,760 किलोग्राम से 12,000 यूनिट्स ऑफ जी बना सकते हैं? ओके मनाहल, एनीवन एल्स? ठीक हो गया। तो आप लोगों ने हथियार डाले कि हम ऑब्वियसली, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि क्योंकि अगर हम 12,000 यूनिट्स बनाना चाहें तो उसके लिए हमें 48,000 किलोग्राम्स चाहिए। और अगर इतने होते तो फिर ये सारी पंचायत करने की जरूरत ही क्या थी? अगर इतने केजीज होते तो फिर ये सारा सर का दर्द पालने की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी, हम तो सबके सब बना देते। लेकिन मसला यह है कि हमारे पास इसके इतने केजीज मौजूद नहीं है। हमारे पास बैलेंस में मौजूद है सिर्फ और सिर्फ 39,760। तो अगर 12,000 यूनिट्स आप बना रहे थे और हर यूनिट पे 4 केजीज लग रहे थे, तो आपकी रिक्वायरमेंट हो रही थी 48,000 केजीज की।
लेकिन अब कहानी यकसर मुख्तलिफ है। हर यूनिट लेगा तो अभी भी 4 किलोग्राम्स, लेकिन हमारे पास अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ 39,760 किलोग्राम्स है। अगर हर यूनिट 4 किलोग्राम्स में बनता है तो 39,760 किलोग्राम्स में आप कितने यूनिट्स ऑफ जी बना सकते हैं? Manahil says 9940. Sat says 9940. Anyone else? Okay. तो हम बना सकते हैं 9,940 यूनिट्स। ऑल्दो डिमांड 12,000 की है, लेकिन क्योंकि जी हमारा बिल्कुल भी नापसंदीदा प्रोडक्ट रहा और हमने इसलिए तरजीह दी पहले प्रोडक्ट एच को, फिर प्रोडक्ट आई को, और अब जो बच गया उससे हमने जी बना दिया, एंड दैट इज प्रोडक्शन ऑफ 9,940 यूनिट्स। अगर हर यूनिट बनता है 4 किलोग्राम्स में, ठीक है, अगर हर यूनिट बनता है 4 किलोग्राम्स में, तो 9,940 किलोग्राम्स को यूनिट्स को बनाने में कितने केजी लग जाएंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4 और हमारे कंज्यूम हो जाएंगे 39,760 किलोग्राम्स। पीछे बैलेंस क्या रह जाएगा? नील। और बेहतरी इसी में है कि जो चीज पहले ही शॉर्ट है उसको बचाया ना जाए, उसकी तमाम अवेलेबल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लिया जाए। यहां तक कोई कंफ्यूजन या डाउट्स हो पूरे क्वेश्चन में तो क्लियर कर लें। लास्ट पॉसिबल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी, आपसे कह सकता है कि कैलकुलेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले रख देते हैं बजटेड कंट्रीब्यूशन। So we have got 3 products, G, H and I. G के हम कितने यूनिट्स बनाएंगे? 9940। H के हम बना रहे हैं 3800 और I के हम बना रहे हैं 8000 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन कितना हम कमा रहे हैं? हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है 300, 250, 260 पर यूनिट। 300, 250, 260, ये हम हर एक यूनिट बना के कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट जी के 9,940 यूनिट्स बनाते हैं और हर यूनिट से हम कमाते हैं 300, तो बकौल 7 के इट इज 2,982,000। गुड हो गया?
प्रोडक्ट एच के हम बना रहे हैं 3800 यूनिट्स और हर यूनिट हमें दे रहा है 250, तो बकौल 7 के ये 9.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है। ठीक हो गया। प्रोडक्ट आई 8000 यूनिट्स, फी यूनिट 260। इज इट जस्ट 2,08,000? इट्स 20,80,000 साथ। ओके, तो ये हमारा बजटेड कंट्रीब्यूशन है। टोटल कितना है? $6,012,000। ठीक है, अब हम इसमें से लेस करेंगे बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि हमारे एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजह से कमोपेश नहीं होती, तो इसको हम अपने बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ही रखेंगे। देखिए हमारा बजटेड डिमांड कितनी थी? 12,000, 3,800, 8,000। देखना हम किस तरीके से करेंगे। बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट जी की डिमांड कितनी थी? 12,000। हालांकि हमने एक्चुअली 12,000 नहीं बनाए हैं, लेकिन इसका OAR जो रखा गया था पर यूनिट, दैट वाज 100 रुपीज। प्लस एच की प्रोडक्शन बजटेड भी थी 3,800, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी इसमें? 80। प्लस एच की डिमांड 3,800, सॉरी, आई की डिमांड 8,000 थी, और इसकी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वाज 120। तो मैं ये वाजे कर रहा हूं कि क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट अकर नहीं होती, और अगर पर यूनिट अकर होती तो फिक्स्ड कॉस्ट ही क्यों कहलाती? इस वजह से एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक्चुअल प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने से हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पे फर्क नहीं आएगा। तो इस हिसाब से हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है होनी चाहिए? इनफैक्ट बजटेड 2,464,000।
तो कंट्रीब्यूशन में से हमने माइनस किया फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट इज 548,000 साथ, ओके 3,548,000. This is our budgeted profit. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें, अदरवाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लो आपके लिए. Alright, so the question reads कि we are producing 3 products but we are using the same type of labor. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, क्योंकि वो शॉर्ट सप्लाई में है. कैन यू कैलकुलेट कि हमें हर एक यूनिट बनाने में कितना लेबर चाहिए? लाइक वी हैव गॉट 3 प्रोडक्ट्स, मास्क, ग्लव्स एंड सैनिटाइजर. हाउ कैन वी कैलकुलेट के द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ मास्क कितना है? How number of hours of labor are required to produce each unit of mask? Fair. So how would you calculate this? हम ये देखेंगे कि लेबर की पेमेंट पर आवर कितनी है? It's 150 रुपीस पर आवर. ठीक है, और हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 300. सो हम रखेंगे टाइम पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए इट्स 300 डिवाइडेड बाय 150. अगर एक घंटा 150 रुपए का है तो 300 रुपए में कितने घंटे मिलेंगे? 2. अगर एक घंटा 150 रुपए का है तो 600 रुपए में कितने घंटे मिलेंगे? 4. अगर एक घंटा 150 रुपए का है तो 750 रुपए में कितने घंटे मिलेंगे? 5. सो वी हैव गॉट आवर्स पर यूनिट. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. हमने ये देखा कि जो डायरेक्ट लेबर है दैट इज पेड 150 रुपीज पर आवर एंड जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मास्क है दैट इज 300 रुपीज पर यूनिट. तो हमने ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? कॉस्ट पर यूनिट को डिवाइड करना है कॉस्ट पर आवर से, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स. अच्छा, अब टोटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं. डिमांड ऑफ मास्क इज 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 आवर्स, यानी मास्क को बनाने में हमें 90,000 आवर्स चाहिए. ऐसा इसी तरीके से ग्लव्स की डिमांड है 34,000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम चाहिए 4 घंटे, और सैनिटाइजर की डिमांड है 22,000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम चाहिए 5 घंटे. तो टोटल हमें कितना टाइम चाहिए? 90,000
तो 136,000 एंड 110,000, टोटल रिक्वायरमेंट है 3,36,000 आवर्स की, जबकि हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं? 219,000। तो शॉर्ट सप्लाई कितनी है? हमें चाहिए 336 और है 219। द शॉर्ट सप्लाई ऑफ 117,000 आवर्स। सो वी हैव टू डिसाइड कि कौन से प्रोडक्ट को सबसे पहले बनाया जाए। उसके लिए व्हाट वी नीड इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? सेलिंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमें गिवन है स्टैंडर्ड प्रॉफिट। मेरा एक तरीका देखना, प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में फर्क फिक्स्ड कॉस्ट का होता है। तो कैसा रहे अगर मैं प्रॉफिट में एड बैक कर दूं फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर मैं अगर मैं प्रॉफिट में एड बैक कर दूं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जो कि इसका आ रहा है 470। ऑल्टरनेटिवली हम सादा तरीका रखते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो हमने सेलिंग प्राइस में से मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट माइनस की, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं की। ये हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन ऑफ मास्क, ये आ गया ग्लव्स का, और ये आ गया सैनिटाइजर का। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन नहीं है? ओके लेकिन दिस इज नॉट सुटेबल वे, दिस इज नॉट सुटेबल बेसिस टू डिटरमिन द प्रायोरिटी। हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे टाइम पर यूनिट से। अब हमें पता चलेगा contribution per labor hour. So we are making 470 in 2 hours. We are making 490 in 4 hours, 605 hours. ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी रैंकिंग। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? ठीक है, वैसे अगर देखते तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सैनिटाइजर का था, लेकिन लेबर से तकसीम किया तो तकसीम बिल्कुल, हमारा ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो गया। Okay, so since we are done with ranking now, अब हम बनाएंगे प्रोडक्शन प्लान। लेकिन यहां पे एक इशू है, मैंने लिखा है कंपनी हैज ऑलरेडी बुक्ड एन ऑर्डर ऑफ 12,000 यूनिट्स ऑफ ग्लव्स। ठीक है, तो हम ऑलरेडी क्योंकि ऑर्डर बुक चुके हैं, तो चाहे ना चाहे पहले हमें ग्लव्स की वो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी।
की फंस गई है। ओके, तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते, कोई प्रोडक्शन नहीं करते, कोई कंजम्पशन नहीं करते, हमारे पास 2,19,000 घंटे मौजूद है। अब सबसे पहले हम बना रहे हैं जो हमने कमिटमेंट की हुई है, और कमिटमेंट हमने की हुई है ग्लव्स के 12,000 यूनिट्स बनाने की। और उसके 12,000 यूनिट्स पे रिसोर्स कितना कंज्यूम हो जाएगा? 12,000 यूनिट्स, इसके हर यूनिट पे टाइम लग रहा है 4 घंटे, तो 48,000 आवर्स यूज हो जाएंगे। पीछे हमारे पास रह जाएंगे 1,71,000 आवर्स। अब रैंकिंग में सबसे पहले आ रहा है मास्क। तो अब हम बनाते हैं मास्क को ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। मास्क की डिमांड कितनी है? मास्क की डिमांड है 45,000 यूनिट्स, और हर यूनिट को बनाने के लिए टाइम कितना चाहिए? 2 घंटे, तो 90,000 आवर्स इसमें लग जाएंगे। पीछे हमारे पास रह गए बाकी 81,000 आवर्स। रैंकिंग में सेकंड पे ग्लव्स ही है, ग्लव्स के 12,000 यूनिट्स तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और उसकी टोटल डिमांड कितनी है? 34,000। तो हमें बाकी 22,000 यूनिट्स बनाने हैं। हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल है। तो अगर हम इसके 22,000 यूनिट्स बनाना चाहें और हर यूनिट को चाहिए 4 घंटे, तो इसके लिए 88,000 आवर्स चाहिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें हल निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जितना भी आपके पास बैलेंस बच जाए डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट रख देंगे। तो अगर हम 20,250 यूनिट्स बनाते हैं 4 के हिसाब से, तो ये जाएंगे 81। हमारे पास बैलेंस जो मौजूद था वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। हेंस हमारी प्रोडक्शन क्या है? इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, $45,000 units of mask, एंड इसके कितने हो गए? 32,250 units of gloves should be produced from available labor hours। ठीक है खंसा, भी रिपीट करते हैं। ऊपर देखिए खंसा, हमने पहले तो ये चीज कमिटमेंट दी हुई है कि हमने 12,000 यूनिट्स ग्लव्स के बनाने ही हैं। ऑल्दो ग्लव इतना चाहिए नहीं है कि सबसे पहले उसको बनाया जाए। हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है वो मास्क दे रहा है, लेकिन हमें कमिटमेंट पूरी करने के लिए हम 12,000 यूनिट्स इसके बना लेते हैं। और क्योंकि इसका हर एक यूनिट बनाने में इट्स टेकिंग 4 आवर्स, तो 12,000 यूनिट्स बनाने में हमारे 48,000 तो यूज हो जाएंगे। बाकी हमारे पास रह गया 1,71,000। नेक्स्ट हम आ गए मास्क पे, और मास्क की डिमांड ही 45,000 यूनिट्स है, वो हमने पूरी कर ली। 90,000 आवर्स उसमें कंज्यूम हो गए, बाकी रह गए 81,000।
अब अगर टोटल मास्क की ग्लव्स की डिमांड देखी जाए तो ग्लव्स की टोटल डिमांड है 34,000 मल्टीप्लाइड बाय हर यूनिट पे टाइम लगना है 4 घंटे, तो हमें टोटल जो टाइम चाहिए ग्लव्स के लिए वो 1,36,000 चाहिए। अगर हम सिर्फ मास्क को हटाते हैं कि मास्क अगर हम बना लेते हैं पहले, वेट अ सेकेंड, कीबोर्ड में एक इशू है, मैं थोड़ी देर में रिज्यूम करता हूं। ओके, तो अगर हम मास्क बनाते हैं तो मास्क के लिए हमने यूज कर लिए 90,000, तो टोटल हमारे पास मास्क के अलावा टाइम कितना बचने वाला था? 46,000 आवर्स। सॉरी, ये टोटल हो जाएगा ना, हमारे पास अवेलेबल था 2,19,000, उसमें से अगर हम मास्क हटा देते तो बाकी हमारे पास बचते थे 129,000 आवर्स। सो दिस वुड बी बैलेंस अवेलेबल फॉर ग्लव्स, ऑल्दो ग्लव्स के लिए रिक्वायर्ड 1,36,000 है। तो क्योंकि हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं, ग्लव्स की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, तो हम देखेंगे हम ग्लव्स के कितने यूनिट्स बना सकते हैं। वी हैव गॉट 1,29,000 डिवाइडेड बाय इट्स टेकिंग 4 आवर्स, तो टोटल हम इसके 32,250 यूनिट्स बना सकते हैं। मरियम, 81,000 आवर्स है, ये जो बैलेंस है ये आवर्स है। ठीक है, अच्छा अब देख ले वापस, हमने पहले कमिटमेंट पूरी की, कमिटमेंट पूरी करने के लिए हमने 12,000 यूनिट्स ग्लव्स के बनाए, उसके लिए 48,000 यूनिट्स तो यूज हो गए, तो अवेलेबल 2,19,000 लेबर आवर्स में से 1,71,000 बाकी रह गए। 48, सॉरी, हाँ 48,000 तो कंज्यूम हो गए, बाकी 1,71,000 रह गए। अब हम प्रायोरिटी पे आते हैं, और हमारी प्रायोरिटी इज टू प्रोड्यूस मास्क फर्स्ट, और अगर हम मास्क की डिमांड पूरी करने के लिए 45,000 यूनिट्स बनाते हैं तो ये 2 घंटों के हिसाब से 90,000 आवर्स तो हमारे ये ले जाएंगे, पीछे रह गए 81। अब इस 81 से आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं मजीद, और हमारा ग्लव्स क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी पे है, तो हम अब ग्लव्स के तमाम यूनिट्स तो नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, आखिर में कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना होता है, बैलेंस को डिवाइड कर देना होता है रिसोर्स यूजेज पर यूनिट से। तो हमारे पास बैलेंस था 81,000, डिवाइडेड बाय यूनिट को बनाने में टाइम लग रहा था 4 घंटे, तो उसमें से हम अवेलेबल यूनिट्स बना सकते हैं 20,220, जबकि इसकी कमिटमेंट पूरी करने के लिए हम ऑलरेडी कितने यूनिट्स बना चुके हैं, 12, तो टोटल हम इसके कितने यूनिट्स बना सकते हैं, 32,250। ठीक है खंसा, अभी भी कंफ्यूजन है? फेयर। तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में है कैलकुलेट द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, जो कि हमने बना लिया, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है बजटेड प्रॉफिट। तो अगर हम बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें हम सबसे पहले रखते हैं बजटेड कंट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट हम बना रहे हैं एक तो मास्क, और दूसरा हम बना रहे हैं ग्लव्स। मास्क के कितने यूनिट्स हम बना रहे हैं, 45,000,
और मास के हर यूनिट पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 470, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 470। ग्लव्स के हम बना रहे हैं कितने 12,001 प्लस 20,250 दूसरे मल्टीप्लाइड बाय ग्लव्स का कंट्रीब्यूशन है 490, तो 32,250 मल्टीप्लाइड बाय 490, ये आ गया हमारा बजटेड कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट्स, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट आपके एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से मैटर नहीं करती है। लाइक हम मास की बजटेड प्रोडक्शन थी 45,000 मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड कॉस्ट 150 रुपीज प्लस ग्लव्स की बजटेड डिमांड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ग्लव्स प्लस, हालांकि सैनिटाइजर का हम एक भी यूनिट नहीं बना रहे, लेकिन इससे आप उसकी फिक्स्ड कॉस्ट बचा नहीं सकते जो कि 375 है, ये आपकी कंपनी को बेयर करनी ही पड़ेगी। तो हमारी बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट is 25,200,000. Ultimately, we get a budgeted profit 11,752,500। फेयर। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमने एक्चुअल प्रोडक्शन का इस्तेमाल नहीं किया या अब की बजटेड प्रोडक्शन कंसिडरिंग द लिमिटिंग रिसोर्स को नहीं रखा। द रीजन इज के हमने जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की होती है वो हमेशा बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ही होती है, रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट आप जो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते हैं वो बेशक कम हो या ज्यादा हो, उससे आपकी बजटेड कॉस्ट पे कोई भी फर्क, फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेट मी नो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन।